ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। अदर एग्जाम्पल हो जाएगा Zn मतलब जिंक, जो कि सॉलिड की फॉर्म में है, और वो कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, और ये हमको जिंक सल्फेट और अलग से क्या दे रहा है, कॉपर दे रहा है। मतलब यहां हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा जिंक होगा उसने किसके साथ बॉन्ड बनाया, उसने सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया। दैट मींस वो किससे बड़ा होगा, कॉपर से। मतलब जिंक जो होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा किससे, कॉपर से। दैट इज वाई उसने सल्फेट से बॉन्ड बनाया और कॉपर को उसने अलग कर दिया। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल हो जाता है, जैसे कि लेड हो गया और ये कॉपर क्लोराइड हो गया। सो कॉपर क्लोराइड, फिर से हमारा जो कॉपर था वो अलग हो गया और लेड ने क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके लेड क्लोराइड बना लिया। तो ये सारा खेल किसका है, ये सब रिएक्शन का है। जैसे कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को अलग करके उसके साथ में जो होगा उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से। आगे हम देखते हैं जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो इसमें बोल रहा है कि वो जिंक और लेड दोनों के दोनों ही, मतलब जिंक भी और लेड भी, ये दोनों के दोनों हाईली रिएक्टिव हैं किससे, कौन से एलिमेंट से, कॉपर से। इन दोनों से वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, दैट इज वाई उसको उसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसने उसके कंपाउंड से उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट था सिंगल वाला कि एक एक का पेयर बनेगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो आ गए। जैसे कि मान लो ए बी एक है और ये सी डी एक है, तो अगर इन दोनों ने रिएक्ट करा तो जैसे मान लेते हैं जैसे ये लेस रिएक्टिव है तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे। तो ये चेंज होकर कैसे बनेंगे, ये हो जाएगा AD प्लस और ये हो जाएगा BC, इस तरह से। जो लेस रिएक्टिव है वो चेंज हो जाएगा इस तरह से। द रिएक्शन इन विच 2 or different atoms of a group atoms are म्यूचुअली एक्सचेंज्ड, म्यूचुअली मतलब साथ साथ में एक्सचेंज हो जाए। जैसे कि यहां पर हम देख लेते हैं, ये सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड इन दोनों ने क्या करा, रिएक्ट किया। रिएक्ट करके क्या बना, बेरियम सल्फेट एक तरफ हो गया और सोडियम क्लोराइड एक तरफ हो गया। ये सोडियम क्लोराइड हो गया और ये बेरियम सल्फेट हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए। कैसे, इसमें क्या है, अ व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू दी अबव रिएक्शन, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अब इस मतलब ये तो वो चीज हो गई, जैसे मान लो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जैसे एक रिएक्शन के अंदर जैसे कोई रिएक्शन हुआ तो उस रिएक्शन में जो चीज वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं हुई, इनसॉल्युबल कहते हैं उसको, जो घुली नहीं और वो जाके तले पर नीचे बैठ गई। तो इस जो तले पर नीचे जो चीज बैठ जाती है इसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो चीज पानी में ना घुले, इनसॉल्युबल कहते हैं उसको, और वो नीचे जाके बैठ जाती है सॉल्यूशन के नीचे, तो हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब मैं बात कर रहा था इसकी, तो इसमें जो सोडियम सल्फेट है उसने बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करा, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड अलग अलग कर दिया। मतलब ये जो था ना नाइट्रोजन, इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने बनाया इसके साथ, क्लोरीन के साथ, और जो सल्फेट था उसने बेरियम के साथ बनाया। तो इस तरह से दोनों ने अलग अलग बना लिया और अपने अलग अलग ग्रुप बना लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रेसिपिटेट मैंने बता दिया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो भी ऐसा रिएक्शन होगा जिसके अंदर तले पर रिएक्शन में, सॉल्यूशन में तले पर कुछ बैठ जाए, कुछ जमा हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें लेड नाइट्रेट था, जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट किया तो उसने लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट ये बनाकर दे दिया, तो जिसमें मतलब वो एक प्रेसिपिटेट के रूप में वो नीचे बैठ गया। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और अ लूज ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मान लो मैं एक एलिमेंट हूं, मैंने ऑक्सीजन ले ली और मैंने हाइड्रोजन छोड़ दी, ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या कहेंगे कि मैं एक ऐसा एलिमेंट हूं जो ऑक्सीडाइज हो गया है, जिसने ऑक्सीजन ले ली है बट क्या छोड़ दिया, हाइड्रोजन छोड़ दिया। तो ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन ले ले और हाइड्रोजन छोड़ दे तो उसको बोलेंगे कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, जैसे ये है, एग्जांपल दे रहे हैं कॉपर का, जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, हीट करने पर वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो हम इसको बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। हम इसको कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे कि जो कॉपर था पहले नॉर्मल था, पहले यहां पर नॉर्मल था, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, व्हेन अ कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर्स, तो जैसे ही हमने उसको गर्म किया तो एक ब्लैक कलर का वो जमा हो गया, ब्लैक कलर का जमा हो गया। इसमें रिएक्शन नहीं, इसमें रिएक्शन नहीं दे रखा है। ओके, एक ब्लैक कलर का अपीयर हो, मतलब काला काला दिखने लगा। इफ दिस
कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन, और फिर दोबारा से हमने उस कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, देन अगेन कॉपर बिकम्स ब्राउन, और वो फिर से ब्राउन हो गया, मतलब अपने पहले जैसे कलर में हो गया। एज रिवर्स रिएक्शन, इसको हम करेंगे रिवर्स रिएक्शन कहेंगे इसको, टेक प्लेस, जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है। ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, इसको हमने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया, हीट करने पर कॉपर एक तरफ हो गया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिला, वाटर मिला, H2O, ठीक है। तो ये रिवर्स रिएक्शन हो गया। रिडक्शन क्या होता है, तो जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है वो तो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसने ऑक्सीजन छोड़ी होगी भाई कहीं ना कहीं से तो उसको मिली होगी, तो जहां से उसको मिली होगी तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, कि भाई इसने छोड़ी ऑक्सीजन, मैंने ले ली, तो मैं ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन वो सामने वाला वो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन इज अ लूज ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें वो उसने ऑक्सीजन लूज कर दी और हाइड्रोजन उसने गेन कर दी, मैंने ऑक्सीजन गेन कर ली और हाइड्रोजन मैंने रिलीज कर दी, ठीक है। इसी को रिडॉक्स रिडक्शन भी कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस, जिसमें एक ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा रिड्यूस हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एक दे रखा है जिसमें ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कॉपर ऑक्साइड हुआ है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, ये पूरा कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे इसको, ये रिड्यूस हुआ है, ये क्या है, Cu बन गया, खाली कॉपर बन गया, और जो हाइड्रोजन था वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, मतलब उसने ऑक्सीजन ये प्राप्त कर ली है, ठीक है, उसने मतलब ऑक्सीजन गेन कर लिया, उसने ऑक्सीजन ले ली है, ठीक है। ऐसे ही सेम सिमिलरली ये वाला रिएक्शन हो गया, ये आप देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड हो गया, जिसने कॉपर मतलब कार्बन के साथ में रिएक्ट करा तो जिंक अलग हो गया, और जो कार्बन था वो ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब उसने ऑक्सीजन गेन कर ली। इस तरह से ये है, ये है, ये है, ये है। आगे बढ़ते हैं। कोरोजन, कोरोजन मतलब सीधा सिंपल भाषा में बोलूं तो जंग लगना होता है, जब हमारे घर पे लोहे की खिड़कियां, लोहे के दरवाजे वगैरह वगैरह होते हैं, या फर्नीचर वगैरह जो लोहे के बने होते हैं, उन पे एक जंग, एक एक एक, एक क्या लेयर आ जाती है, ब्राउनिश लेयर, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। ये कैसे होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड्स, जैसे ही किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के सराउंडिंग्स में मॉइस्चर या एसिड्स आता है, या वो उसके कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, या इसको हम बोलते हैं रस्टिंग, मतलब जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग भी कहते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, और सिल्वर के ऊपर जो सिल्वर होता है ना, उस पर ब्लैक कोटिंग आती है, मतलब हर अलग अलग मेटल्स के ऊपर अलग अलग तरह की कोटिंग आती है, ठीक है। इसके बाद रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी लास्ट टॉपिक है। व्हेन अ फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड they become rancid and their smell and taste change। रेंसिडिटी बेसिकली सिंपल सी बात है, जब भी हम खाने को कहां रखते हैं, खुले में रखते हैं, तो उसके अंदर जो ऑयल और फैट्स प्रेजेंट होता है ना, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऑयल के मॉलिक्यूल्स को डिसबैलेंस कर देते हैं, और उसी डिसबैलेंस की वजह से उसके अंदर एक फाउल स्मेल आने लगती है, और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम गर्मियों के समय में दूध को बाहर रख देते हैं, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखते, तो दूध के अंदर जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसके अंदर लैक्टुलस समथिंग नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं, जिसमें वो लैक्टिक एसिड क्रिएट कर देते हैं, और लैक्टिक एसिड क्या कर देता है, दूध को फाड़ देता है, उसको खराब कर देता है, और उसको एक फॉल स्मेल और एक फॉल टेस्ट दे देता है, एक सॉर टेस्ट, सॉर टेस्ट मतलब एक खट्टा टेस्ट दे देता है, ठीक है, सॉर टेस्ट, एक एकदम खट्टा टेस्ट दे देता है, जिसमें हम जब उसको फिर हम देखते हैं तो एकदम एक खट्टा खट्टा एकदम दूध हो जाता है, मतलब दूध खराब हो जाता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये सब क्या कैसे होता है, ये सब ऑक्सीडाइजेशन की वजह से होता है, मतलब ऑक्सीजन की वजह से होता है। जब भी हम खाने को बाहर रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑयल के मॉलिक्यूल्स को डिसबैलेंस कर देते हैं और खाने को हम खराब कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जो खराब करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको उनकी पसंदीदा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, ज्यादा ठंड में वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए जब हम खाने को फ्रिज में रखते हैं तो खाना ठीक रहता है, लेकिन जब हम खाने को बाहर रखते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो वो खाना खराब हो जाता है, ठीक है, इसलिए खाने को फ्रिज में रखिए। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। अब ये जो फूड्स के अंदर होते हैं ना, फूड्स के अंदर क्या ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स एंड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। जो भी फैट और ऑयल वाली चीजें होती हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि खाना खराब ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो खाने के चिप्स वगैरह आते हैं उनके अंदर पता है क्या डालते हैं, उनके अंदर डालते हैं नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन डाली जाती है ताकि खाना प्रिजर्व रहे और लंबे समय तक वो खराब ना हो। तब भी हम देखते हैं कि चिप्स का पैकेट कैसा फूला फूला होता है ना, जब उसको फाड़ते हैं तो उसके अंदर से नाइट्रोजन निकलती है। बेसिकली नाइट्रोजन क्या करती है कि जो खाने का जो चिप्स अंदर है उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाता है, जिससे खाना ऑक्सीडाइज नहीं होता है और उसके अंदर एक फॉल स्मेल और खाना हमारा जो भी चिप्स वगैरह है वो खराब नहीं होते, ठीक है। सो दिस वाज योर चैप्टर गाइस, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका चैप्टर का
और जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बातें थी, वो मैंने आपको समझा दी हैं। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको फिर से एक पर्टिकुलर हर एक टॉपिक पर जो आपको समझ में नहीं आएगा उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। सो दिस वाज योर चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।